Hello students, welcome to another biology lecture on Biology Mantra with Priya ma'am. So let's get start. So today we are going to start a very important topic of class 11th, which is cell, the basic unit of life. Cell biology हमारे पूरी बायोलॉजी का एक ऐसा पार्ट है जिसको पढ़े बिना हमें पूरी बायोलॉजी समझ में आने वाली ही नहीं है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बायोलॉजी सिलेबस. सेल को हम लोग क्लास 9th में भी पढ़े होते हैं, 8th में भी पढ़े होते हैं और भी जूनियर क्लासेस से हम इसका नाम सुनते हुए आ रहे होते हैं. और तब हमने इसकी बेसिक डेफिनेशन पढ़ के रखी होती है. देखो, सेल बायोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में होते हैं. सेल की डिस्कवरी से रिलेटेड इस यूनिट में हम लोग बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं. आपको पता है आपका सिलेबस रिड्यूस हो चुका है, बट ये यूनिट और ये टॉपिक ऐसा है जिसमें से कुछ भी रिडक्शन नहीं हुआ है. तो आप गेस कर सकते हैं कि कितना इम्पॉर्टेंट टॉपिक, कितना इम्पॉर्टेंट यूनिट होगा ये. सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होने के साथ साथ लाइफ साइंस की भी बेसिक यूनिट है. मतलब अगर आपको लाइफ साइंस पढ़ना है तो आपको सेल की नॉलेज होना मस्ट है. सेल में इस यूनिट में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे. सबसे पहले तो हम लोग सेल की डिस्कवरी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि सेल की डिस्कवरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है. सेल को कैसे डिस्कवर किया गया था फर्स्ट टाइम पे, क्या बिल्कुल ओरिजिनल जैसी सेल के बारे में आज हम लोग जानते हैं. हम लोगों ने जो क्लासेस में पढ़ रखा है, क्या एज इट इज़ ऐसी ही सेल फर्स्ट टाइम में डिस्कवर कर ली गई थी, या फिर धीरे धीरे करके इसकी डिस्कवरी में भी चेंजेस आए और धीरे धीरे करके थ्योरीज़ को चेंज किया गया. आप एक टर्म पढ़ोगे सेल थ्योरी. तो सेल थ्योरी दी किसने? सेल थ्योरी के स्टेटमेंट्स क्या क्या थे. हम लोग इसमें बहुत सारे टाइप के ऑर्गेनिजम्स के बारे में भी बात करने वाले हैं. यूनिसेल्यूलर, मल्टीसेल्यूलर, असेल्यूलर, यूकैरियोट, प्रोकैरियोट, ये सारे के सारे टर्म्स जो आपने सुन रखे हैं जूनियर क्लासेस में, उन सारे टर्म्स को हम लोग क्लियर करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, द सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. सेल के बारे में जो एक बेसिक डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ रखी होती है, इट इज़ द सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. करेक्ट. आज तक यही डेफिनेशन पढ़ी होगी. द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. द सेल इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. यही डेफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं. सो आज हम लोग ये स्टेटमेंट को भी क्लियर करेंगे, वाई इट इज़ कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, वाई इट इज़ कॉल्ड द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहने का इसका रीज़न क्या है. देखो, सेल की डेफिनेशन ये तो हो गई बहुत बेसिक डेफिनेशन. सेल की जो स्पेसिफाइड डेफिनेशन है जो क्लास 11th में आपको पढ़नी है, नॉर्मल हमारी डेफिनेशन हो गई, द सेल इज़ द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, इट इज़ ऑल्सो नोन एज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. सेल क्या है? एक मेम्ब्रेन बाउंड कंपार्टमेंट है. मेम्ब्रेन जो बाउंड रखती है इसको, जो सराउंड करती है इसको, वो इसे एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर से बिल्कुल डिफ्रेंशिएट करती है, जिसकी वजह से सेल का जो प्रोटोप्लाज्म है, सेल का जो साइटोप्लाज्म है, उसके अंदर होने वाली रिएक्शंस जो हैं उन पर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का इफ़ेक्ट तो पड़ता है, बट सेलेक्टिवली, क्योंकि वो जो मेम्ब्रेन होती है वो हर एक चीज़ के लिए परमिएबल नहीं होती है, हर एक चीज़ के लिए हर एक चीज़ को अलाउ नहीं करती है एंटर होना. तो सिलेक्टिवली उन सब का असर पड़ता है. सेल के इंटरनल और एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर को अलग करने का काम वही मेम्ब्रेन करती है. सो एक जो डिस्टिंक्ट डेफिनेशन हो गई, इट इज़ the cell is the membrane bound structure. The cell is the membrane bound structural or functional unit of life भी बोल सकते हैं. So the cell is the membrane bound structural and functional unit of life that contain cytoplasm plus organelles. cytoplasm plus organelles को हम लोग प्रोटोप्लाज्म, क्योंकि अगर हम लोग और उसके अंदर जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं, इवन न्यूक्लियस भी, सबको मिला देते हैं तो वो क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म.
प्रोटोप्लाज्म को फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ भी बोला जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, तो वो सीधा सीधा आप टिक कर सकते हो प्रोटोप्लाज्म पे। सो प्रोटोप्लाज्म जो एक मेम्ब्रेन से सराउंड रहता है, जो स्ट्रक्चरल, फंक्शनल और फंडामेंटल यूनिट है लाइफ की, उसी को हम क्या बोलते हैं, सेल। सेल की डिस्कवरी बहुत इंटरेस्टिंग है। सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की थी, और रॉबर्ट हुक को आपको पता है फादर ऑफ सेल बायोलॉजी, और सेल बायोलॉजी को हम लोग साइटोलॉजी भी बोलते हैं। सो रॉबर्ट हुक इज फादर ऑफ cytology. Cytology means the branch of biology that deals with cell, its structures and its functions. तो सेल के स्ट्रक्चर, सेल के फंक्शंस के बारे में बायोलॉजी की जो ब्रांच डील करती है उसको हम लोग बोलते हैं साइटोलॉजी। और इसके फादर जो हैं वो रॉबर्ट हुक हैं, क्योंकि इन्हीं ने सबसे पहली बार सेल को डिस्कवर किया था। द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज रॉबर्ट हुक वॉज नॉट ओनली अ बायोलॉजिस्ट, और ऐसे कोई पर्टिकुलर ये बायोलॉजिस्ट नहीं थे। ज़्यादातर जो इनका इंटरेस्ट था वो फिज़िक्स में और मैथमेटिक्स में था। ही इज़ अ फिजिसिस्ट एंड द मैथमेटिशियन। इन्होंने क्या किया, अपने खुद के थ्रू बनाए हुए माइक्रोस्कोप उस टाइम पे के इतने डेवलप नहीं थे जितना आज के टाइम के माइक्रोस्कोप्स डेवलप हैं। आज हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोप है, फेस कंट्रास्टिंग माइक्रोस्कोप है, इवन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी है, जिससे हम बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स को भी काफ़ी बड़ा देख सकते हैं। बट उस टाइम पे इस टाइप के कोई स्ट्रक्चर नहीं थे। रॉबर्ट हुक ने लेंसेज को एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में लगाया, जिससे उन्हें छोटी चीज़ें कुछ हद तक बड़ी दिखाई देने लगी। उस माइक्रोस्कोप के थ्रू उन्होंने ओक प्लांट के कॉर्क की एक स्लाइड को देखा। उस कॉर्क की स्लाइड को देखने पर इन्हें एक, जैसे हनी कॉम्ब का स्ट्रक्चर होता है, मींस हनी बी का हाइव, हनी बी के हाइव में जैसे एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स रहते हैं, इस टाइप के स्ट्रक्चर्स इन्हें दिखाई दिए। उन स्ट्रक्चर्स को इन्होंने नाम दिया, कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर्स थे, इसको इन्होंने नाम दिया सेल्यूली। The name that was given by Robert Hooke to these compartment are celluli. Celluli जो वर्ड है वो ग्रीक लैंग्वेज का टर्म है, और उसका मतलब होता है चैम्बर्स और कंपार्टमेंट। तो जो कंपार्टमेंट इन्हें दिखाई दिए उसको इन्होंने सेल्यूली नाम दिया, और इसे इन्होंने अपनी एक बुक माइक्रोग्राफिया, सो इट इज़ द बुक ऑफ रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने अपनी बुक माइक्रोग्राफिया, इन ये दोनों ही नाम इम्पॉर्टेंट हैं कि सबसे पहले जो सेल थी, जो रॉबर्ट हुक ने जिसको देखा था उसको उन्होंने नाम दिया था सेल्यूली, और उसे उन्होंने मेंशन किया है अपनी बुक माइक्रोग्राफिया में। रॉबर्ट हुक ने ये स्ट्रक्चर 1665 में देखा था। 1665 में सबसे फर्स्ट टाइम इन्होंने सेल की डिस्कवरी की। उस टाइम पे इन्होंने जो सेल्यूली स्ट्रक्चर देखा, सेल्यूली का ही नाम बाद में चेंज करके सेल कर दिया गया। इन्होंने जो स्ट्रक्चर देखा था वो कॉर्क से देखा था, और आपको पता है कॉर्क एक डेड टिश्यू है। तो जो इन्होंने स्ट्रक्चर देखा वो एक्चुअली एक सेल नहीं थी, वो एक डेड सेल थी, जो केवल सेल वॉल, प्लांट सेल में सेल वॉल होती है। तो जो स्ट्रक्चर इन्हें दिखाई दिए, दीज आर जस्ट सेल वॉल, मीन्स इसके अंदर कोई भी लिविंग साइटोप्लाज्म नहीं था। बट सबसे पहले जो भी किसी चीज़ का आइडिया देता है, क्रेडिट उसी को जाता है, और जिसने सबसे पहले आइडिया दिया, मेहनत भी सबसे ज़्यादा उसी की होती है, क्योंकि कोई चीज़ नई सीखने में या कोई चीज़ नई सोचने में सबसे ज़्यादा टाइम और सबसे ज़्यादा ब्रेन का इन्वेस्टमेंट होता है। सो रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी बोला गया। इसके बाद लिविंग सेल को सबसे पहले देखा था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले लिविंग सेल्स को देखा था। सबसे पहले डेड सेल की डिस्कवरी की रॉबर्ट हुक ने, और रॉबर्ट हुक को बोला गया फादर ऑफ
सेल बायोलॉजी और द साइटोलॉजी। और सबसे पहले जो हमारी सेल थी, लिविंग सेल, उसको देखने का काम किया था एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ने। अब जो ल्यूवेनहॉक थे, इन्होंने सेल थ्योरी, अभी मैंने एक सेल थ्योरी नाम लिया था, सेल थ्योरी इन्होंने नहीं दी थी, सेल थ्योरी दी थी स्लाइडेन एंड स्वान ने, सॉरी इट इज़ डब्ल्यू। So dead cell is discovered by, or the first cell is discovered by Robert Hooke. Anton von Leeuwenhoek firstly discovered the living cell. रॉबर्ट हुक ने जो ये स्ट्रक्चर देखा था वो अपने खुद के थ्रू बनाए हुए माइक्रोस्कोप से देखा था, बट एक माइक्रोस्कोप जैसा कोई स्ट्रक्चर सबसे पहली बार डिज़ाइन किया था जैकेरियस एंड जेनसन ने। ये तो हो गया डिस्कवरी। अब बात करते हैं कि वाई द सेल इज़ कॉल्ड द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, और why the cell is called the structural and functional unit of life। इस स्टेटमेंट को क्लियर करते हैं। देखो, सेल दोनों टाइप के ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होगी, ईदर इट इज़ यूकैरियोट, प्रोकैरियोट, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, नो मैटर, सब में सेल प्रेजेंट होती है। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर से अगर हम लेकर चलते हैं तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है, उसमें एक सिंगल सेल के अंदर मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक सिंगल सेल के अंदर इसकी पूरी लाइफ कंप्लीट हो जाती है, बट हर एक प्रोसेस जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म शो करता है वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के थ्रू भी शो की जाती है, जैसे रिप्रोडक्शन की प्रोसेस, नरिशमेंट की प्रोसेस, एक्सक्रीशन की प्रोसेस, डाइजेशन की प्रोसेस, ये सारी की सारी प्रोसेसेस शो करता है एक यूनिसेलुलर की, और उसमें ये सारी प्रोसेस इसके अंदर होती है एक सिंगल सेल के अंदर। सो फंक्शन यूनिसेलुलर में भी वही है और मल्टीसेलुलर में भी वही है। तो सेल के अंदर वो सारे फंक्शंस हो रहे हैं जो कि एक मल्टीसेलुलर या एक वाइटल ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं। तो जितनी भी वाइटल रिएक्शंस हैं वो सब इसके अंदर हो रही हैं। सो इट इज़ कॉल्ड द फंक्शनल यूनिट। अब वाई इट इज़ कॉल्ड द स्ट्रक्चरल यूनिट, तो स्ट्रक्चरल यूनिट बोले जाने का भी इसका सेंस क्या है, यूनिसेलुलर्स की पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर एक सेल से ही बना है। मल्टीसेलुलर्स में हमें पता है कि जब मल्टीसेलुलर्स फॉर्म होते हैं तो सबसे पहले एक सिंगल सेल बनती है विच इज़ कॉल्ड द जाइगोट। जाइगोट इज सिंगल सेल। जाइगोट में कंटिन्यू डिवीजन होते हैं, उस डिविजन्स के थ्रू, उन डिविजन्स को हम लोग बोलते हैं क्लीवेज, और क्लीवेज के थ्रू बनता है एक ऑर्गेनिज्म। बहुत सारी सेल्स बनती हैं और बहुत सारी सेल्स अपना अपना फंक्शन के अकॉर्डिंग डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं। डिफ्रेंशिएट होने के बाद फाइनली वो एक ऑर्गेनिज्म डिज़ाइन करती हैं। हम लोगों ने क्लास 9th में एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के लिए पढ़ रखा है कि सेल से टिश्यूज़ का फॉर्मेशन होता है, ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। टिश्यूज़ से टिश्यू सिस्टम बनता है, टिश्यू सिस्टम से ऑर्गन्स बनते हैं, और ऑर्गन्स से ऑर्गन सिस्टम के बाद ऑर्गेनिज्म बनता है। क्लियर? तो अल्टीमेटली सब कुछ बना किससे, एक सिंगल सेल से। जाइगोट के पास एक पर्टिकुलर जेनेटिक मटेरियल था, तो ऑब्वियसली जब वो डिवाइड करेगा, क्लीवेज करेगा और जितनी भी सेल्स बनाएगा उन सारी सेल्स में भी वही जेनेटिक मटेरियल होगा। तो स्टार्टिंग कंडीशन में जो हर एक सेल होती है जो जाइगोट से बनी होती है, वो हर एक सेल कैपेसिटी रखती है पूरा ऑर्गेनिज्म डिज़ाइन करने की, और उसकी इस कैपेसिटी को हम लोग बोलते हैं टोटीपोटेंसी। सेल के अंदर की वो कैपेसिटी या जाइगोट से ड्रिवन हर एक सेल के अंदर की वो कैपेसिटी जिससे वो एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनाने की क्षमता रखती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोटीपोटेंसी। जैसे जैसे करके सेल्स कमिटेड होती चली जाती हैं अपने फेट के लिए, उनमें वो कैपेसिटी धीरे धीरे करके रिड्यूस होती चली जाती है। सो मल्टीसेलुलर की भी पूरी बॉडी किससे बनी है, एक सिंगल सेल से। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। क्लियर? नाउ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर का मतलब होता है द ऑर्गेनिज्म दैट हैज़ ओनली वन सेल, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं बैक्टीरिया, जितने भी प्रोटोजोन्स हम लोगों ने पढ़ रखे हैं,
वो सारे प्रोटोजोन्स कभी कभी कॉलोनी फॉर्म में होते हैं, बट उनमें जो सेल्स हैं वो अपना अपना इंडिविजुअल लाइफ स्पेंड कर रही होती हैं। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स का मतलब क्या है? एक से ज़्यादा सेल्स होंगी और वो सारी सेल्स एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में वर्क कर रही होंगी। सारी की सारी सेल्स, ऐसा नहीं है कि अगर किसी के अंदर मिलियंस ऑफ सेल्स हैं तो उनकी कोई इंडिविजुअल लाइफ नहीं है। इंडिविजुअल लाइफ होने के साथ साथ, जैसे हम लोग पढ़ते हैं जब भी रेस्पिरेशन पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन, मतलब हर एक सेल अपना रेस्पिरेशन कर रही है। जब भी हम लोग नरिशमेंट में एसिमिलेशन की बात करते हैं तो उसमें भी हम लोगों को पता चलता है कि जो न्यूट्रिएंट मटेरियल है वो सेल के साइटोप्लाज्म में जाके एसिमुलेट हुआ, बट स्टिल सारी सेल्स एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में वर्क करें। जो हम देखते हैं वो ब्रेन तक जाता है, पता चल जाता है। अगर सामने से कोई डरावनी चीज़ आती हुई दिख जाए लाइक स्नेक, तो वो देखते ही आँखों ने देखा, भागना किसने शुरू कर दिया? पैरों ने। तो ये सब एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में वर्क है। सो मल्टी सेल्यूलर्स में एक से ज़्यादा सेल्स होती हैं एंड ऑल आर वर्किंग इन द कोऑर्डिनेटेड मैनर। सो फाइलम पोरीफेरा से लेकर पोरीफेरा, सो फाइलम पोरीफेरा से लेकर कॉर्डेट तक के सारे ऑर्गेनिज्म, और यहाँ पर जो ब्रायोफाइट्स हैं वहाँ से लेकर जो थैलोफाइट्स होते हैं, थैलोफाइट्स में जो सेल्स हैं वो अपना इंडिविजुअल लाइफ स्पेन शो कर रही होती हैं, तो हम उसको मल्टी सेलुलर्स की जगह थैलेमस स्ट्रक्चर्स में रख लेते हैं। सो यहाँ पर जितने भी हायर प्लांट्स हैं, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट्स एंड इवन ब्रायोफाइट्स भी, हायर प्लांट्स में जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, तो यहाँ पे जितने भी प्लांट्स होते हैं उन सारे प्लांट्स में मल्टी सेलुलर बॉडी ही प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंस क्या क्या होते हैं, स्ट्रक्चर क्या है और किस बेसिस पर उनको यूकैरियोट और प्रोकैरियोट बोला जाता है।